अब देखिए, रेशम कीट पालन में आज अपन को जो बेसिक टॉपिक पढ़ना है वो है रेशम कीट पालन की विधियां क्या है। देखिए, ये प्रश्न 3.5 में आ रखा है कि रेशम कीट पालन की विधियों के बारे में बताइए। देखिए, विधियों का मतलब क्या होता है कि हम रेशम कीट पालन तो कर रहे हैं। अब रेशम कीट पालन में हम बेसिक समझते हैं कि रेशम धागा प्राप्त करना, लेकिन स्टार्टिंग से लेकर अंत तक किस प्रकार हम रेशम का धागा प्राप्त करते हैं, उस प्रक्रिया को हम विधि के अंतर्गत करते हैं। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो पहला होता है इनका फसल। पहला जो पॉइंट होता है वो होता है फसल। देखिए, फसल हम बेसिकली बॉटनी में यूज करते हैं, यहां पर फसल जूलॉजी के लिए भी यूज हो रही है टर्म्स। अब फसल क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। दूसरा जो पॉइंट होता है वह होता है अंडों का संग्रहण। अंडों का संग्रहण दूसरा पॉइंट है अंडों का संग्रहण करना। तीसरा है उष्मायन। चौथा पॉइंट होता है कोकून प्राप्ति। और पांचवा होता है पोस्ट कोकून प्रक्रिया। पोस्ट कोकून प्रक्रिया। अब देखिए, आपको सबसे पहले बताता हूं कि फसल के बारे में क्या होता है। कि देखिए, हमेशा जो भी रेशम कीट पालन का व्यापारिक उद्देश्य व्यापार करता है वो ये चाहता है कि साल में उसे सबसे ज्यादा कोकून प्राप्त हो, कोकून सबसे ज्यादा प्राप्त हो। लेकिन प्रत्येक जीव की प्रजनन क्षमता हमेशा एक निश्चित होती है। तो फसल का कहने का मतलब क्या होता है, आपने फसलों के बारे में पढ़ा होगा। कुछ ऐसी फसलें होती है जो साल में एक बार ही होती है एक जगह। कुछ ऐसे फसल होती खेत होते हैं जिनमें साल में 2 बार आप फसल बो सकते हो। कई जगह आप बहुत सारी फसलों को बो सकते हो। उस आधार पे इनको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक प्रज किस्म, एक प्रज किस्म, द्विप्रज किस्म, द्विप्रज किस्म और बहुप्रज किस्म। देखिए, फसल के अंदर बता रहा हूं कि एक प्रज किस्म, द्विप्रज किस्म और बहुप्रज किस्म होता है। अब देखिए, एक प्रज किस्म क्या है कि ऐसी प्रजातियां जो साल में केवल एक ही कोकून देती है। अब कोकून से ही क्या है, हम जानते हैं कि कोकून से ही हमें आगे चल के धागा प्राप्त होगा रेशम का। तो ऐसे कीट जो साल में सिर्फ एक ही कोकून देते हैं उनको हम एक प्रज किस्म में सम्मिलित करते हैं। तो इनका मतलब इनसे साल में केवल एक कोकून ही प्राप्त होता है। लेकिन द्विप्रज का मतलब होता है कि कुछ ऐसे प्रजातियां होती है जो साल में 2 कोकून देती है। अब देखिए, 2 कोकून कहें, कुछ जगह इसको 2 फसल भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, द्विप्रज किस्म का मतलब है साल में 2 कोकून देना। और बहुप्रजन्म का मतलब है 2 से अधिक। 2 से अधिक का मतलब 3 भी हो सकता है, 4, 5, 6 जितना भी कहें, तो 2 से अधिक कोकून का देना। अब ये ध्यान रखना कि जो एक प्रज किस्म होती है ना, वह ऐसे रेशम कीट की प्रजातियां होती है, जैसे एटेकस एटिनी कह सकते हैं, दैत्याकार जो जीव होता है। ऐसी जो प्रजातियां होती है वो हमेशा प्राकृतिक आवास में ही निवास करती है। क्योंकि देखिए, जो प्राकृतिक आवास में जो रहता है जीव, उसे सारे संसाधन होते हैं वो प्राकृतिक संसाधनों को ही वहन करता है। तो ऐसे जो कीट होते हैं वो साल में एक ही फसल देते हैं, अर्थात एक कोकून ही देते हैं। लेकिन हम जानते हैं जो इसका व्यापारिक उद्देश्य करते हैं, इसको व्यापार के लिए पालते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि साल में अलग अलग बहुत सारे कोकूनों को प्राप्त करना। क्योंकि अगर उन्हें एक कोकून ही प्राप्त होगा तो वो व्यवसाय नहीं कर पाएंगे, तो वो कृत्रिम तरीके से बहुप्रज किस्म का उपयोग करते हैं। इस बहुप्रज किस्म का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि इसमें अलग एक ही साल में बहुत सारे कोकूनों को प्राप्त किया जाता है। लेकिन ध्यान रखना, ये कृत्रिम तरीके से किया जाता है और ये प्राकृतिक तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले पॉइंट क्या था, फसल। अब फसल का बेसिक मतलब क्या है कि साल में हम 3 प्रकार की कोकून को या 3 प्रकार की किस्मों को प्राप्त करते हैं। एक प्रज मतलब एक, द्वि का मतलब 2 और बहु का मतलब 2। अब आता है सेकंड,
जब हमने कल पढ़ा था कि रेशम का कीट होता है वो मैथुन क्रिया के पश्चात जैसे ही निषेचन हो रहा है उसके पश्चात मादा 2 घंटे पश्चात लगभग 400 से 500 अंडे दे रही है। अब ध्यान रखिए कि सभी अंडों से लार्वा बाहर निकले, कैटरपिलर बाहर निकले, ये संभव नहीं होता है। तो आजकल जो इसका व्यापार करते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही प्राकृतिक आवास में कोई कीट या कृत्रिम आवास में कोई कीट रेशम कीट है वो अंडे दे रहा है, उन अंडों को वो क्या करते हैं, संग्रहित कर लेते हैं। अब इस संग्रहित करने का मतलब बेनिफिट क्या है कि देखिए प्रत्येक अंडे को एक हीटिंग मिलना जरूरी है, उष्मायन। आजकल हम जानते हैं कि प्रत्येक अंडे को हीटिंग मिले निश्चित तापमान पर, यह संभव नहीं हो पाता। अगर अंडे को सही समय पर सही उष्मायन नहीं मिलेगा तो उससे लार्वा या कैटरपिलर का निर्माण नहीं हो पाएगा। उस कंडीशन में सबसे पहले क्या किया जाए, जैसे अंडों देने का समय आता है, जैसे ही कोई अंडे देता है रेशम कीट, उन अंडों का संग्रहण कर लिया जाता है और संग्रहण करके उसको नेक्स्ट स्टेज होता है उष्मायन किया जाता है। अब उष्मायन के लिए कौन सा यंत्र होता है, तो उष्मायन के लिए अलग अलग प्रकार के उष्मायित्र का उपयोग किया जाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर या उष्मायित्र का उपयोग किया जाता है। अब उष्मायित्र क्या होता है, उष्मायित्र अगर आपको बताना जानकारी चाहूं तो ये एक प्रकार का ओवन टाइप होता है। उष्मायित्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, ये इस प्रकार का एक बॉक्स होता है जिसमें अलग अलग प्रकार की ट्रे लगी होती है। इस उष्मायित्र का सबसे ज्यादा उपयोग मुर्गी पालन में किया जाता है। अब इसमें ट्रे लगी होती है, इस ट्रे के साथ में बड़ी विशेषता क्या है कि इसमें 2 छिद्र होते हैं, 2 छिद्र होते हैं, ताकि क्या हो कि इसमें से ताजी हवा, ऑक्सीजन अंदर जाए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल सके। और इसके साथ ही इसमें ऊपर की ओर एक बटन लगा होता है। देखिए अब इस उष्मायित्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि मैं इसका एक साफ डायग्राम बना देता हूं आपको समझने के लिए। ये एक उष्मायित्र होता है, इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, इस उष्मायित्र में 2 छेद होते हैं। एक छेद से क्या होता है, जैसे शुद्ध ऑक्सीजन अंदर जाती रहे और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो बाहर निकल सके। अब इस उष्मायित्र में क्या होता है, ट्रे लगी होती है अलग अलग आकार की, जिसमें क्या होता है कि हम अंडों को रख सकते हैं। इस उष्मायित्र की सबसे बड़ी जो विशेषता वो क्या है कि इसमें 2 छिद्र होते हैं, एक में ऑक्सीजन आने के लिए और एक में कार्बन डाइऑक्साइड जाने के लिए होता है। और इसमें विभिन्न आकार की ट्रे लगी होती है। इन ट्रे को आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जा सकता है, अर्थात इनकी संख्या कभी 7 भी की जा सकती है, कभी 10 करना, कभी 12 करना किया जा सकता है। अब इसमें सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, इसमें ऊपर की ओर एक बटन लगा हुआ होता है। जिस प्रकार हम किसी चीज को घुमाते हैं वैसे यहाँ टेम्परेचर वाला बटन होता है। उस टेम्परेचर की विशेषता क्या होती है कि जितना आप टेम्परेचर चाहो, 0 डिग्री, 15 डिग्री, 20, 50, 100, जितना आप टेम्परेचर चाहो रख सकते हो। अब देखिए इस टेम्परेचर जब इंक्यूबेटर में रहता है तो दिक्कत क्या होती है कि कई बार अंडों के पकने की संभावना होती है, अर्थात बहुत ज्यादा हीटिंग हो जावे तो अंडे जल भी सकते हैं। इसीलिए इन ट्रे के पास एक पंखा लगा हुआ होता है। वो पंखा क्या करता है, एक नॉर्मल टेम्परेचर क्रिएट करने की संभावना करता है। देखिए ये तो कब करना है, जब रेशम कीट पालन का व्यवसाय बहुत बड़े स्तर पे हो, अर्थात बहुत ज्यादा बड़े स्तर पे हो। अब कोई छोटा व्यवसाय कर रहा है, वहां इंक्यूबेटर लगाना संभव नहीं है, तो वो क्या करते हैं, शहतूत की जो पत्तियां होती है बहुत गर्म होती है, हीटिंग होती है, उन्हीं में अंडों को लपेट के कर देते हैं और बार बार लपेट देते हैं, तो पत्तियों से भी उनको क्या होती है, उष्मायन उनको मिल सकता है। अब देखिए उष्मायन के बाद नेक्स्ट पॉइंट है कोकून को प्राप्त करना। अब देखिए हम जानते हैं कि अंडों से, हमने कल पढ़ा था कि जैसे ही अंडों से कैटरपिलर बाहर निकलते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, बहुत भूखे होते हैं, वो बार बार भोजन ग्रहण करते हैं, शहतूत की पत्तियों को खाते हैं और शहतूत की पत्तियों को निरंतर खाते रहते हैं। इस दौरान उनका जो आकार होता है वो 0.4 से लगभग 8 सेंटीमीटर बढ़ता है। इसके साथ ही वह 4 बार अपना निर्मोचन करते हैं और जब निर्मोचन करते हैं बार बार तो वो एक ऐसी कंडीशन आती है जिसमें कैटरपिलर क्या करता है, भोजन करना बंद कर देता है। अब बंद करने से, जैसे कैटरपिलर भोजन करना बंद कर देता है, समझ जाइए कि कोकून बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। अब कोकून बनने की प्रक्रिया के दौरान वो कैटरपिलर क्या करता है,
कि उसमें रेशम ग्रंथियों का क्या होता है, निर्माण होता है। ये रेशम ग्रंथियां क्या करती है, एक चिपचिपे पदार्थ का स्रावन करती है, जो पदार्थ जैसे ही हवा के संपर्क में आएगा वो क्या होगा, बिल्कुल सूख के जाता है, कड़क होता रहता है, कड़क होता रहता है। और एक समय ऐसा आएगा लगभग 2 से 3 घंटे पश्चात ये कोकून, एक कैप्सूल आकार के कोकून का निर्माण हो जाता है। अब इसमें दो कंडीशन होती है, कुछ कंडीशन में तो क्या होता है, कीट इसमें से बाहर निकल जाता है और वो वापस प्रजनन के लिए तैयार होता है। जबकि कुछ कंडीशन में जो व्यापारिक उद्देश्य के लिए करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इस कोकून का ये छिद्र बंद कर देते हैं, ताकि क्या होता है कि उसमें कोकून जो होता है, वो जो कैटरपिलर है, जो बाद में प्यूपा अवस्था में परिवर्तित हो गया है, वो प्यूपा यहीं रहे, प्यूपा यहीं रहे। ये क्यों रहे, इसका मतलब है कि उस कैटरपिलर से सारा धागा प्राप्त किया जा सके। अगर वो धागा सारा प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि कभी भी कैटरपिलर पूरा धागा नहीं देता है, इसीलिए इस छिद्र को बंद करने से क्या होगा कि वो कैटरपिलर है वो पूरा धागा दे देता है और उसके पश्चात वो प्यूपा अवस्था में चला जाता है। अब जैसे ही ये प्यूपा अवस्था में चला गया 2 से 3 घंटे पश्चात, इसके पश्चात आती है पोस्ट कोकून प्रक्रिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रक्रिया होती है रेशम कीट की। तो मैं वापस एक बार रिवाइज कर देता हूँ। फसल का मतलब होता है कोकून कितने साल, एक साल में कितने प्राप्त होंगे, फिर अंडों का संग्रहण करना, उष्मायन, कोकून प्राप्ति और पोस्ट कोकून प्रक्रिया। अब पोस्ट कोकून जो प्रक्रिया होती है वो 2 चरणों में पूर्ण होती है। पहला होता है स्टिफलिंग, सीड और दूसरा होता है रीलिंग, या इसको हिंदी में कहते हैं धागाकरण एवं कतई। देखिए सीड फिलिंग और दूसरा होता है रीलिंग या धागाकरण एवं कतई। अब देखिए रीलिंग की सबसे पहले आता है सीड फिलिंग क्या होता है। ये पोस्ट कोकून प्रक्रिया के 2 चरण हैं। सबसे पहला है सीड फिलिंग। ये सबसे 1 नंबर का प्रश्न आ चुका है कि सीड फिलिंग क्या है और रीलिंग क्या है। सीड फिलिंग होता है, ये होता है, इसको कहते हैं धागाकरण एवं कतई। अब देखिए ये होता क्या है, अब मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूं। देखिए जैसे ही कोकून प्राप्त होता है, उस कोकून में क्या होता है, प्यूपा होता है। अब जो व्यापारिक उद्देश्य के लिए जो इसका पालन करते हैं, वो क्या करते हैं, इस कोकून को गर्म पानी में डाल देते हैं, गर्म पानी में डाल देते हैं। देखिए जो कोकून प्राप्त हुआ है, इसके 2 चरण होते हैं सीड फिलिंग के। पहला होता है इसको गर्म पानी में डाल देते हैं। गर्म पानी में डालने से क्या होता है, वो जो कोकून, उसके अंदर जो प्यूपा है वो गर्मी के कारण मर जाता है। दूसरा, जो कठोर कोकून है वो गर्म पानी में जाने से मुलायम हो जाता है। तो इसका 2 बेनिफिट क्या है, एक तो जो कोकून है उसमें जो प्यूपा है वो गर्म पानी में जाने से मर गया। दूसरा क्या है, वो जो रेशम है वो क्या हो जाता है, मुलायम हो जाता है। जबकि कुछ लोग प्यूपा को मारने के लिए धूप का सेवन करते हैं, अर्थात कोकून को 2 से 3 घंटे धूप में रख देते हैं। अब धूप में बहुत ज्यादा जब गर्मी होती है तो उसमें जो प्यूपा होता है वो मर जाता है और उसके बाद उसको पानी में डाल दिया जाता है। तो दोनों स्टेप में सेम है। अब स्टिफलिंग का मतलब क्या होता है, इसको स्टिफलिंग भी कहते हैं, स्टिफलिंग भी कहते हैं और कई जगह हिंदी में इसको स्टिफलिंग भी कहते हैं। इसको ये टर्म्स ध्यान रखना। इसका मतलब क्या है, कोकून को गर्म पानी में डालो जिससे प्यूपा मर जाए और वो कोकून क्या हो जाए, नरम हो जाए। अब रीलिंग का मतलब क्या है, उस कोकून से, जो नरम कोकून हुआ है उससे धागा प्राप्त करना। अब देखिए धागा प्राप्त करने के लिए क्या होता है, जब कोकून नरम होता है तो उसमें से क्या होता है, पतले पतले धागे निकलते हैं। अब इन धागों को क्या किया जाता है, पकड़ा जाता है और एक चरखी पर क्या किया जाता है, लपेट लिया जाता है। अब कोकून को लपेटने की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या ध्यान रखा जाता है कि 7-8 कोकून को, मतलब 7 या 8 कोकून को, क्योंकि धागा बहुत महीन और पतला होता है, तो लपेटने के दौरान क्या करते हैं कि 7 या 8 कोकून के धागों को एक साथ करके उनको क्या किया जाता है, एक चरखी पर लपेट दिया जाता है। और ये कहा जाता है कि 7-8 धागे जब चरखी पे लपेटे जाते हैं तो इन धागों का आकार अपन जो कपड़े सिलने में गट्टी यूज करते हैं उनके समान होता है। तो ये धागों को लपेट लिया जाता है। अब इन धागों में लपेटने के दौरान इनमें ये इस बात का ध्यान रखा जाता है कि टूटे हुए धागे, किनारे कटे हुए धागे या ऐसे धागे जो खराब है उनको क्या किया जाए, अलग कर दिया जाए। तो जो सही धागे हैं उनको जो चरखी पे लपेट लिया गया है, ऐसे जो रेशम होता है प्राप्त हुआ है उनको कतान रेशम भी कहते हैं।
ये भी एक क्वेश्चन है, ध्यान है ना। कतान रेशम क्या होता है? तो कतान रेशम का बेसिक मतलब क्या होता है कि जो कोकून है उससे धागे को प्राप्त करके उसको जो चरखी पे लपेटते हैं उस प्रक्रिया को कतान रेशम कहते हैं। क्योंकि ये टर्म्स बहुत ध्यान रखना, एक एक नंबर के प्रश्न है कि कतान रेशम क्या होता है। अपन कई बार समझते हैं कि कतान रेशम को रेशम की किस्म होगी। कतान रेशम का मतलब होता है कि जो सही धागे हैं उनको लेकर उनको चरखी पर लपेट लिया जाता है। और दूसरा, अब जो खराब धागे होते हैं उनको क्या करते हैं, एक अलग चरखी पर लपेट लिया जाता है और कोई जो निम्न क्वालिटी के जो वस्त्र बनते हैं उनमें इनका यूज किया जाता है। अब जो सही धागे हैं उनका क्या किया जाता है, उनका अमल की सहायता से उनका किण्वन करके उनको बार बार धोया जाता है। और रेशम की विशेषता होती है कि इसको जितना ज्यादा धोया जाता है उतनी ही इसकी ज्यादा चमक आती है। ये इसकी विशेषता होती है, इसीलिए इसको बार बार धोया जाता है। और जब धोते रहते हैं बार बार इसका किण्वन किया जाता है अमल से किसी और से, तो क्या होता है कि इसकी चमक आती है। और चमक आने से जितनी ज्यादा चमक होती है ये उतना ही ज्यादा मूल्यवान होता है। तो आज जो हमने सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ा था उसमें क्या था कि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, अंडों का, पहला तो फसल कितनी है, फिर अंडों का संग्रहण, फिर उष्मायन, फिर कोकून, और फिर है पोस्ट कोकून प्रक्रिया। और इसके साथ ये हमारा एक टॉपिक पूरा होता है। अब लास्ट में मैं एक छोटा प्रश्न करा देता हूं, इस साल जो आपके आया था कि भारत के अंदर चार कौन कौन से संस्थान है जहां पर इनका रेशम का कीट का जो सबसे बड़े जो संस्थान है उनके नाम लिख लीजिए, क्योंकि ये इस साल ये प्रश्न आ चुका है। जो पहला संस्थान है वह है रेशम शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान बहरमपुर। ये आपका जो पहला प्रश्न जो इंपॉर्टेंट था कि रेशम शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान बहरमपुर, और दूसरा है, इसके आगे आप केंद्रीय लगा दीजिएगा, सेंट्रल संस्थान है ये। दूसरा है केंद्रीय रेशम शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान मैसूर। तीसरे सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट संस्थान है केंद्रीय रेशम शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान मैसूर। और तीसरा है केंद्रीय टसर। देखिए इसकी एक प्रजाति होती है टसर, जिसको अपन कहते हैं दैत्याकार कीट, तो इसीलिए इसकी प्रजाति है टसर। तो केंद्रीय टसर शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान रांची, वर्तमान में ये झारखंड में है, रांची। और चौथा है केंद्रीय तकनीकी संस्थान बेंगलोर। ये इस बार आपके 2020 में एक प्रश्न आया था कि 4 केंद्रीय रेशम कीट संस्थानों के नाम लिखिए। तो पहला था केंद्रीय रेशम शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान बहरमपुर, दूसरा है केंद्रीय रेशम शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान मैसूर, तीसरा केंद्रीय टसर। ध्यान का टसर एक प्रजाति होती है जिसको हम कहते हैं दैत्याकार कीट, क्योंकि इसका जो आकार होता है वो पंख समेत एक दैत्य जीव के समान होता है। और चौथा था केंद्रीय तकनीकी संस्थान बेंगलोर। तो इसी के साथ हमारा आज ये टॉपिक पूरा होता है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे।